नलक बच्चों, वेलकम है आपका आज की क्लास में, जहां पे हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 यूनिट 1 करने वाले हैं बेटा। इसमें आपको ऑलमोस्ट 60 मेरे पास वन लाइन्स दिखेंगी, वन लाइन्स या डिटेल्स लाइन जैसे भी है। और जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से मैक्सिमम वेटेज है वो कितने मार्क्स का है? मैंने आपको बताया था कितने मार्क्स का है मैक्सिमम वेटेज। मैंने ब्लू प्रिंट में आपको बताया था 9 से 12 मार्क्स। और आज जो मैं आपको कराने वाला हूं बेटा, ये पहला इंट्रोडक्शन, इसमें आपको 3 से 6 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब सर अगर ये 60 में याद करूंगा तो इसमें से 6 कोई मिल जाएंगे। डन, चलो सर शुरू करते हैं बेटा। शुरू करते हैं बेटा। पहला, सबसे पहले, व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट? इकोनॉमिक्स है क्या और इसके बारे में कुछ बताएं बेटा। सबसे पहले, द टर्म इकोनॉमिक्स वो ओज इट ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। मैं पैटर्न भी बताऊंगा पढ़ने का। दूसरा, टिल 19th century इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। तीसरी बात, द बुक नेम्ड द वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखी? बाय एडम स्मिथ, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स पे पहली बार किसी ने काम किया तो उसका नाम था एडम स्मिथ, और उसने अपने वाला काम किस में, कौन सी बुक में किया? द वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन ये जो बुक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक एब्रिविएटिव वर्ड है बेटा। इसका पूरा नाम था बुक का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कब आई थी? 1776 में। यूजुअली इसको एब्रिविएट किया गया द वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन सबके अलावा बेटा हमें बात पता होना चाहिए, दीज टू फैक्ट्स दैट, वो दो फैक्ट्स कौन से हैं जो आज तक इकोनॉमिक्स में बने हुए हैं और जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स बना हुआ है बेटा। पहली चीज, ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स, उसको सब चाहिए, उसको सब चाहिए। अगला, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन इस मीन्स को जो सेटिस्फाई कर सकता है वो क्या है सर? इसका है सर कटरीना, किसी एक को ही मिल सकती है सर। डन, ओके। फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। डन। अच्छा, अब जरा ये देखना सर, मैं इस नोट्स को बना के कैसे लाया हूँ सर। क्यों आके हमारे यहाँ का बच्चा मेरे से एक बार पढ़ ले तो 60 मार्क्स लेके ही आता है। आप बस मुझे मेरी एक बार क्लास में सुनो, ठीक? सुनने के बाद आपको क्या करना है, एक बार बेटा लाइट ऑफ करना, ये वाली, हाँ ये वाली, अब ये वाली, हाँ। अब इसके सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ो। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट, जैसे कि ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, हाउसहोल्ड, पॉलिटिकल इकोनॉमी, द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, कॉज वेल्थ ऑफ नेशन, टू फंडामेंटल फैक्ट, अनलिमिटेड वांट, मींस टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट आर रिलेटिवली स्केयर। सर इसका मतलब जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा, लाइट ऑन कर दो बेटा, जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा तब मुझे सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ना है। लेकिन हाईलाइटेड पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहले आप मुझे सुन लेना, कहीं आप घर ही शिफ्ट हो जाओ, सर का नोट आएगा हाईलाइटेड पढ़ लूंगी मैं, नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। डन, आगे चलते हैं सर। अगला, अगला सर, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस, ओके सर, ये प्रोसेस की स्टडी है, by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited want of human being in a society। बेटा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 5 ने आपको बताई प्रॉब्लम कि सर दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, पहला अनलिमिटेड वांट, दूसरा उस अनलिमिटेड वांट्स को पूरे करने के लिए जो मींस चाहिए वो स्केयर है। सर उसके बाद आता है कौन सर? आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? एक प्रोसेस है जो उन अनलिमिटेड वांट्स में से, उन अनलिमिटेड वांट में से अपने चुने हुए रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करता है कि सर मैं अनलिमिटेड वांट तो नहीं पूरी कर सकता लेकिन लोगों को एटलीस्ट सेटिस्फाई कर दूं। समझ आया क्या? चलो सर अगला, द अवेलेबल रिसोर्सेस will be effectively used when they are allocated to their highest valued uses। सर यहाँ पे बताया कि आपका रिसोर्सेज हाईली वैल्यूड होगा अगर आप उसको अच्छे से प्लेस करोगे सर। जैसे आपके पास 24 घंटे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप उस घंटों को कहाँ यूज कर रहे हो। बेटा आप में से कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा? मेरे पास सारी रिपोर्ट आती है बेटा। आपके ग्रुप में से दो बच्चों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, एक कृष्णा और दूसरा आरुषि श्रीवास्तव। ये दोनों पढ़ रहे हैं बेटा, मुझे कंटिन्यू न्यूज आई कि ये लोग बच्चे टीचर से डाउट ले रहे हैं बेटा। वेरी गुड बेटा। अगला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite want
एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग ourselves। एक बात मुझे और पता चली, सर मैं सबके वांट्स को तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन प्रेसिंग ऑफ अनफिनाइट इनफिनाइट वांट्स, इतने सारे डिमांड्स के बीच में मैं कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं जो कि लोगों को सेटिस्फाई कर दे। अगला, the definition of economics, this definition of economics with the narrow focus on using the relatively scarce resources to satisfy human want is the domain of modern neoclassical microeconomics analysis। अब मैंने इसमें कुछ हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मैं अभी आपको नोट्स की हार्ड कॉपी दूंगा तो आप वहां पे लिखोगे बेटा। सर क्या मतलब है? देखो सर, ये कहते हैं जो डेफिनेशन अभी आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर देखी है, इसने ना बहुत नैरो फोकस किया हुआ है। किस पर? इन रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेस को, ताकि उससे ह्यूमन की वांट पूरी हो सके। बोला ठीक से इन्होंने एनालिसिस नहीं किया, इसीलिए एक आदमी का जन्म हो गया। किसका? मॉडर्न नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन। चलो सर अगला, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड। अब इन्होंने कोई बात बता दी। सर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। बट विदाउट डाउट इट वुड इनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन द प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव एंड वुड हेल्प हिम इन डिस्कवरिंग सूटेबल मेजर्स टू डील विद द सेम। बोला कि सर माना आपको मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको हो सकता है तरीका जरूर दे दूं किससे सॉल्व कैसे करना है। डन। तो समझ में आया? सर मैंने अपना पहला सेक्शन खत्म किया, पहला सेक्शन जिसके अंदर 10 लाइंस थी और पहले वाले सेक्शन का नाम था व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। डन। अभी आपको मैंने 2 मिनट का टाइम दिया, आप इन 10 लाइंस को एक बार पढ़ो, याद करो। मैं इनमें से कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, पढ़वा दूंगा। चलो नालायक बच्चे अब आते हैं। सर आपकी बुक में एक थ्योरी थी, सॉरी एक स्टडी है या एक केस स्टडी है, जहां पे एक आदमी है जिनका नाम है मिस्टर जी रामामूर्ति। उनकी एक केस स्टडी दी हुई है बेटा, आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने यहाँ के बच्चों को पढ़ा दिया है। सर उस थ्योरी में बस ये है कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। अगेंस्ट वाले ने भी अच्छी बात बोली है, फेवर वालों ने भी अच्छी बात बोली है। ऐसा नहीं है जो अगेंस्ट में उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स ही पढ़ी, दोनों लोगों ने। लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसने एक बार भी ये नहीं बोला गुड डिसीजन मेकिंग में या फिर बैड डिसीजन मेकिंग में। वो कहता है जैसे आप कैसे डिसीजन ले लेते हो, ये बंदी है मुझे इससे शादी करनी है, दिस इज डिसीजन। आप ये नहीं बोलोगे दिस इज गुड डिसीजन, हो सकता है बाद में आपको पता चले। डन। चलो सर अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। सर अब जो भी हुआ उससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट जनरली नीड टू मेक कैसे डिसीजन? स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। डन। ये 3 तरीके के डिसीजन हमें लेने होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, डी में लिखा है नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव, आप चुन लेना बेटा। ठीक। चलो सर अ फ्यू एग्जांपल, उसमें से कुछ एग्जांपल इस तरीके से हैं। शुड अवर फर्म बी इन दिस बिजनेस? क्या हमें ये कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करना भी चाहिए? अगला, शुड द फर्म मेक कंपोनेंट और बाय देम फ्रॉम द अदर यूनिट? ऐसा क्यों ना करें कि हम अपने आप को चेक करने के लिए पहले इंपोर्ट करते हैं और यहाँ सेल करते हैं। या फिर दूसरा, नहीं सर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। ये स्ट्रैटेजी है। अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा और सेल करूंगा तो बेटा मेरा हालत टाटा जैसी हो जाएगी। बेटा आपको पता है टाटा नैनो जब अपना प्लांट लाई थी तो टाटा नैनो ने सबसे पहले अपना प्लांट कहाँ लगाया था? लायक बच्चे बोलो। सर उन्होंने वेस्ट बंगाल में लगाया था, और वेस्ट बंगाल में बाद में उनको परमिशन लगाने के बाद परमिशन डिनाई कर दी थी, फिर उनको जाना पड़ा था गुजरात, उनका कॉस्ट बढ़ गया था। इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बाय एंड सेल, इंपोर्ट और सेल किया। जब देखा कि धंधा चल गया तो उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली। बेटा ये डिसीजन का पार्ट है, मैं नहीं बोल रहा कौन सा सही कौन सा गलत। तीसरी बात, हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें फ्यूचर में जाके अगर कोई रिस्क आता है तो आप उसको कैसे डील कर रहे हो। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब दे देते हो तो बेटा आपका जो करना करो। अगली चीज उसी थ्योरी में से निकलती है, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आपने पढ़ा हुआ है सर, ये अब आया बिजनेस स्टडीज की बात। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो जहां हम काम करते हैं। बेटा मेरे आसपास के चारों तरफ के लोग कैसे हैं? द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच द फर्म फंक्शन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। ये कहता है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है। आपको लगता है ना जिस पल कि आपको समझ में आ गया उसी पल ये रिएक्ट करना चालू करता है सर, और बहुत डायनेमिक है।
द प्रॉब्लम गेट्स एग्रीवेटेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन आर टू बी टेकन अंडर कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटीज। उनका कहना है सर आपकी प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप डिसीजन ले रहे होते हो तो डिसीजन लेते समय आपको खुद ही पूरी नॉलेज नहीं होती और आपको ना अनसर्टेनिटीज का पता होता है। जैसे आज मैं डिसीजन ले लूं, मोदी जी बहुत फेवर में मेरे, मोदी जी मेरे बहुत फेवर में, मैंने डिसीजन लिया हम अपनी एकेडमी का नाम कुछ ऐसा रखेंगे जिससे बीजेपी गवर्नमेंट को इंडिकेशन चला जाए। मैंने नाम रख लिया, पता चला गवर्नमेंट ही चली गई, अब नुकसान नहीं होगा क्या मेरा? अभी समझा क्या? तो इसका मतलब फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है बेटा। डन सर। अगली चीज, डिसीजन मेकिंग देयरफॉर रिक्वायर्स दैट मैनेजमेंट बी इक्विप्ड विद। सर कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि डिसीजन ले तो आपका मैनेजर इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल और टेक्निक्स आते हों, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा बेटा। इसीलिए आपने देखना जब आप बड़े हो जाओगे, बड़ा सीए बन जाओगे, बड़ा सीए मतलब पहले साल दूसरे साल तीसरे साल तक चले जाओगे, तब आपको ना बहुत सारी सैलरी ऑफर होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है ये बंदा पढ़ा लिखा भी है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, और वो आपको 10 मिनट बैठने के आपको 1-1 लाख रुपए दे के चला जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है ये बंदा इंटेलिजेंट है। अब जल्दी से बेटा मैंने आपको जो भी बताया उसमें आप बस इसका हाईलाइटेड पॉइंट देख लो और बताओ चीजें क्लियर होती हैं या नहीं होती है। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट, ओनली हाईलाइटेड पॉइंट, नथिंग मोर देन दैट। इस बार का टारगेट 100 इन इकोनॉमिक्स है। हंड्रेड इन इकोनॉमिक्स। डन सर। अगला देखते हैं सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दीज नीड ऑफ, मैडम डिस्टर्बेंस करनी है आपने, मैं बताऊं कैसे होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दीज नीड ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग ह्यूज कॉर्पस। अबे ये कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस होता है बेटा कैपिटल, ह्यूज कॉर्पस ऑफ थ्योरी एंड टेक्निक्स। कहते हैं सर लोग ना डिसीजन लेने के लिए बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बहुत सारी थ्योरीज लगाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं सर, तब जाकर डिसीजन लेते हैं। आपको नहीं लगता है? आप तो यू डिसीजन लेते हो, हाँ वाई आ गई ये बंदी सही है। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं लेना डिसीजन, आपको कम से कम 15 लड़कों से पता करना है। मजाक कर रहा था, ठीक। आओ अगला, ब्रीफली पुट बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट। अब सर यहाँ से होगा थोड़ा सा टेक्निकल शुरू। जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर दो चीजें आएंगी बेटा। पहला क्या? इकोनॉमिक्स की थ्योरी, और दूसरा इकोनॉमिक्स की, सॉरी बिजनेस की प्रैक्टिस। अब सर ये वाला आप समझे कि लैंडमार्क लाइन है सर, इसको आपको हमेशा याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं सर बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने अंदर दो चीजें इंटीग्रेट करता है। द नंबर वन थिंग इज इकोनॉमिक की थ्योरी। इकोनॉमिक की थ्योरी दो जगह मिलती है, पहला माइक्रो में और दूसरा मैक्रो में। डन। और उसके बाद बोला सर बिजनेस के प्रैक्टिसेस। सर अब मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सिर्फ माइक्रो मैक्रो पढ़ के बिजनेस चला लूंगा, नहीं चलेगा, मुझे उसके साथ क्या करना पड़ेगा सर? बिजनेस की प्रैक्टिसेस को भी समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने पढ़ भी लिया और प्रैक्टिस भी कर ली सर, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा फिर। डन। मैं आपको बड़ा बिजनेसमैन बना रहा हूं बेटा। डन। आगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। अब उन्होंने कहा सर ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स सर ये मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी है। मैंने पूछा कैसे? कहते सर जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। सर इसको करने के लिए आपने जो बोला ना सर, बिजनेस थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस करने के लिए लगेगा तो कोई आदमी, और जो आदमी होगा वो कौन होना चाहिए सर? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होना चाहिए, उसने मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। उस तरीके से अभी मुझे पक्का पक्का समझ में आ रहा है सर। अभी तक आपने बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स में दो चीजें, और फिर आप कहते हो सर इसको करने के लिए कोई मैनेजर भी चाहिए, तो मैनेजमेंट का भी आदमी चाहिए होगा। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द टूल्स। उसने कहा कि सर इसको पढ़ के क्या होगा, ये कहता था इसको पढ़ने से वो आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा जो कि एक्सप्लेन करेगा वेरियस कंसेप्ट, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन एक्सेट्रा। सर इसलिए हमें पढ़ना है, हमें पता तो चले, पता चले कस्टमर आते नहीं, मैंने प्राइसेस कम करने लगा, सर एक लिमिट है उसको भी कम करने की, कॉस्ट से नीचे नहीं जाना, कॉस्ट से नीचे नहीं जाना। आप कोई अंबानी नहीं हो सर, और आपको कोई मोदी जी सपोर्ट नहीं कर देंगे, आप फ्री में बेचोगे तब भी पैसा कमा लोगे बेटा। ये जादू फिर वहां पे हो रहा है बेटा, यहाँ नहीं होगा ये जादू। आगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स comprises of that part of economic knowledge
logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. रेशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब इससे एक चीज समझना सर, सर ना आजकल ना यूट्यूब पे, हो सकता है पहले हो, मैंने अभी सुना, आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे एक लाइंस बड़ी फेमस है, वो भी किसकी, टाटा की। कौन से टाटा? रतन टाटा की एक लाइन फेमस है। रतन टाटा ने कहीं पे बोला हुआ है, उनकी फोटो लगी हुई, नीचे लिखा हुआ है, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ उसके बाद उसको करेक्ट करता हूँ। मुझे लगा अमिताभ बच्चन है, फिर मैंने फोटो देखा तो रतन टाटा ही थे। बाद में रतन टाटा ने क्लैरिफाई किया, सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले अपने आप को डील करता हूँ, जज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, देखता हूँ डिसीजन सही है या नहीं, फिर लेता हूँ। बेटा तुम देखो कोई शाहिद कपूर कोई बदमाश तो हो नहीं कि तुम पहले डिसीजन लो बाद में करेक्ट कर दो। नहीं सर, हमें क्या लेना होता है? करेक्ट डिसीजन। डिसीजन लेते समय ही या तो वो करेक्ट होता है या तो रॉन्ग होता है। सर यहाँ पे उन्होंने बोला कैसा डिसीजन लेना है? रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसको लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए सर? आपको इकोनॉमिक की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए, थ्योरीज होनी चाहिए, या फिर एनालिटिकल टूल्स होने चाहिए। डन, आगे चलते हैं सर। इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अभी आपको आगे पता चलेगा अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होती है। दैट फिल्स द गैप बिटवीन, किसके बीच की? अभी सर देखो, अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि अभी आपको इसके बाद ना तुरंत ही सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने हैं बेटा। मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर दो चीजें हैं, ठीक? लेकिन सर ये दो चीजें अलग अलग है ना, दो चीजें अलग अलग है, इनके बीच में आ गया गैप। इस गैप को कौन कंप्लीट करता है सर? देखो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स fills the gap between इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस। अप्लाइड इकोनॉमिक्स वो जो आपकी थ्योरीज को अप्लाई करवाता है बिजनेस में। डन, चलो सर अगला। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विथ इकोनॉमिक की थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी मतलब माइक्रो मैक्रो, मैंने बता दिया, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अरे सर क्या क्या करा रहे हो सर? बेटा आपको 3-4 बार पढ़ना है, पक्का पक्का हो जाएगा, दोबारा देख लो। लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का इन सब के साथ क्लोज कनेक्शन है। क्लोज कनेक्शन है सर ओआर के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ, सबके साथ इसका रिलेशनशिप है। बंदा बहुत डूड मालूम होता है। अगला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर ऑफ एनपीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कहते हैं कि सर अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे प्रॉफिट मेकिंग में मदद करे। सर अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आपको ये सब पढ़ के जाना है। बोलो सर समझ में आई? अब आपका फिर से बेटा 2 मिनट शुरू होता है, आप इसके हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ो, मैं आपसे पूछूंगा। जल्दी होती है नालायक बच्चों। अगला देखो सर, अभी तक आप लोग कितनी चीजें कह चुके हो सर? अभी तक आप लोग 22 चीजें कह चुके हो बेटा। डन, अगला, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स सर, business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organization's scarce resources। और तरीके से अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूं तो ये कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, सर मुझे मोटा मोटा या छोटा छोटा बिल्कुल नहीं पकड़ना, मुझे वहां पे एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं। तो जैसे लिखा है मुझे उसको ऐसे ही पढ़ना है बेटा, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश आपको नहीं करनी है बेटा, ठीक? आपको लाइन देखनी है, याद करनी है, समझ में आया, ठीक है बेटा। डन, क्योंकि अगर जब यहाँ पे एग्जाम में आएगा तो आपको अपने आप ही दिखने लगेगा आंखों के सामने। हाँ उस पेज पे ये था, जल्दी से देख ले बेटा। अगला, एक आदमी है बेटा जोल डीन, इसका तो नाम आपको याद करना पड़ेगा। डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। डन, चलो फिर भी बता देता हूँ बेटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ही एक वो एनालिसिस है जो आपको हेल्प करती है डिसीजन लेने में, लेकिन अगर उस डिसीजन में आपके रिसोर्सेज बिजनेस के यूज हो रहे हैं तो वो बेस्ट मेथड से यूज हो या बेस्ट तरीके से यूज हो बेटा। डन, उसके बाद बेटा एक जोल डीन है, उन्होंने भी इसके ऊपर डेफिनेशन दी है बेटा। अगला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमसीक्यू में आया हुआ है सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक कंपोनेंट है, एज इट इंक्लूड एप्लीकेशंस ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बेटा यहाँ पे वर्ड यूज किया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, नॉट क्वालिटेटिव, मतलब ये नंबर्स को यूज करेगा सर, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये सब आपको आगे जाके अपने आईपीसीसी में, आई मीन इंटरमीडिएट में, फाइनल में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
मैं आपको थोड़ा सब समझाता हूँ सर। ये कह रहा है कि आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है या कंपोनेंट है। डन। अच्छा, उसके बाद कहता है ये सर इंक्लूड करता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को, जिसमें से पहला है लीनियर इक्वेशन। याद है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू, बेटा यहाँ x में अटको मत, आगे चलो, x प्लस वाई इक्वल्स टू। ठीक, डन। अगला ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन। अरे बना देते ना 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अगला क्या बोला, रिग्रेशन एनालिसिस। याद करो, अपने 11th क्लास में भी और 10th क्लास में भी पढ़ा था, या वो भी ऑनलाइन था? अच्छा सर, वो भी ऑनलाइन था, हम छोड़ के गए थे। वेरी गुड बेटा, छोड़ छाड़ के जाओ बेटा। कैपिटल बजटिंग, बिजनेस करने के लिए किस तरीके से कैपिटल को यूज करना है सर। उसके बाद सर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहता है, अगर मैं आज 6 घंटे पढ़ी हूँ तो 6 घंटा में बात करूंगी, तभी होगी मैं ब्रेक इवन। नहीं सर, ये नहीं होता। अगर मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो एटलीस्ट मेरी सेल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, तब तो मैं आऊँगा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। 6 घंटे पढ़ के 6 घंटे बात करना इज ओनली लॉस। ठीक, पहला वाला 6 घंटा पढ़ने का, अगले वाले 6 घंटे से खराब हो जाएगा बेटा। ठीक, तो क्या होना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना और उसको ब्लॉक। ठीक, चलो सर। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो चला जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो इंतजार करेगा 1-1 साल तक। जैसे ब्लॉक खुलेगा फिर मैसेज आएगा, अच्छा तू आ गई, डन, तो ब्लॉक रखो बेटा उसको। कॉस्ट एनालिसिस बेटा, डन। ये कॉस्ट के एनालिसिस भी करता है। खत्म हो गया सर, चलें सर जल्दी जल्दी आगे चलते हैं बेटा। अगला, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है सर? अब सर देखना सर, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट। आपको पता है मेरे से ज्यादा। पहला पार्ट कौन सा है अनुष्का मैडम? दूसरा? क्या बात है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको आता नहीं है? हाँ थैंक यू बेटा, कह रहे नहीं आता सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी होती है? इंडिविजुअल की, एक फर्म की। डन ना। अब देखो इसको कैसे घुमा फिरा के बोलेगा वो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक आदमी की या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। इट एग्जामिन्स हाउ द इंडिविजुअल यूनिट मतलब या तो कंज्यूमर या फर्म मेक डिसीजन as to how efficiently allocate their scarce resources। मतलब सर देखो सर, ये है एक कंट्री के अंदर एक छोटी सी दुकान है। अब ये दुकानदार जो अपनी दुकान की बस स्टडी कर रहा है, सिर्फ अपने दुकान की, सिर्फ और सिर्फ अपने दुकान की, कैसे कस्टमर बढ़ा लूं, कैसे घटा लूं, कैसे कॉस्ट कम कर लूं, इसकी स्टडी के लिए इसको क्या पढ़ना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आप लोग 11th क्लास पढ़ के आ गए हो तो बेटा आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो। लेकिन क्या आपका धंधा इससे चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्या इसके अंदर काम कर लेने से धंधा चलेगा? नहीं चलेगा सर। इसको इसके बाहर की भी स्टडी करनी पड़ेगी। वो बाहर की स्टडी कहाँ होती है? मैक्रो में बेटा। एक बार जरा डेफिनेशन को देखो, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ी हुई है, क्या ये वैसी वैसी लग रही है? जल्दी से देखो डेफिनेशन माइक्रो की। दीदी ये वाली, दीदी ये वाली। नालायक बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। अब एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है कि सर अगर मैं इसकी स्टडी करूंगी तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। अरे हमने अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है बेटा 35,000 का, क्या सही है कि गलत है पता नहीं सर, लेकिन हमने अपनी स्टडी कर ली। क्या हमने बाहर वालों की स्टडी करी ना बेटा? बाहर की हमने बाहर की भी स्टडी करी बेटा। बाहर वाले जो कम फीस ले रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट नहीं है बेटा, हमारे यहाँ पे 100% रिजल्ट है। बस आप मेरे तरीके से पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, 100% रिजल्ट है बेटा। आप छुट्टी मत मारो, आपको जब बुलाओ तब आओ, आप टेस्ट वाले दिन भी आओ, तब भी पास नहीं हुए बेटा 10 गुना फीस लौटा दूंगा। और बोलो डन। वो खुश हो गई, अब तो मैं सब कुछ करके फेल होंगी, इंस्टेंट बेनिफिट लूंगी मैं, इंस्टेंट बेनिफिट। आओ सर अगला, कंज्यूमर का बिहेवियर की स्टडी, फैक्टर प्राइसिंग, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सब माइक्रो के अंदर की स्टडी है। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से कोई सा भी एक आ सकता है, या कोई 3 आके चौथा हो सकता है। जल्दी से देख लो, देख लिया? क्या बात है सर, एक तो आप लोग देखते बड़ी जल्दी हो। अगला है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है ओवरऑल किसकी? होल मार्केट की या इंडस्ट्री की? मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक्स फिनोमेना या द इकोनॉमिक एज अ होल रादर देन एन इंडिविजुअल पार्ट।
बेटा तू मार्केट कह रहा है, मैं इंडस्ट्री कह रहा हूं, इन्होंने क्या बोला, होल इकोनॉमी की स्टडी है ये तो। इट एनालिसिस द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द फर्म, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड ऑपरेट एंड मेक डिसीजन। उस तरीके से इन्होंने बोला तीनों लोग, फर्म, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, जहाँ पे तीनों लोगों की स्टडी एक साथ की जाएगी, ये लोग कैसे 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 आपस में रिएक्ट करें। बेटा समझ में आ गया सर? सर अगर समझ में आ गया तो अब आप जरा ये देखो कि इसके अंदर किसकी स्टडी की गई है बेटा। A few area that come under macroeconomics. नेशनल इनकम 12th क्लास में पढ़ा था आपने। द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट, याद करो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा था एक चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। बेटा उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा था, 12th चैप्टर। उसके बाद बेटा एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत बढ़िया बेटा, ये भी 12th में पढ़ा था, वेरी गुड। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बेटा चैप्टर 7, 8, 9 में एक्स आंटे सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग, बहुत बढ़िया सर। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा चैप्टर 7 में। एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी समझ में आया? अरे बोलो ना, समझ में आया? चलो सर बहुत बढ़िया सर। एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, देख लो मैंने इसके बीच में 30th पॉइंट छुड़वाया, लेकिन फिर भी आप एक बार अभी मेरे साथ इसको लर्न कर लो कि कौन सी चीज माइक्रो में है और कौन सी चीज मैक्रो में है। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मेरे से पूछो। नलायक बच्चों, हाँ ओ क्या बात कर रहा, सब है बेटा, सब है बेटा, लेकिन मैं आपको जितना पढ़ा हूँ बस आपको उतना पढ़ना है बेटा, बस बस। एमसीक्यू आएगा बेटा, आपको वहाँ पे कहानियाँ नहीं लिखनी है बेटा, बस आपको पहचानना, हाँ तुझे मैंने कहीं देखा है, बस जहाँ भी देखा है टिक लगा देना बेटा। उसके लिए ज़रूरी है उसको देखना बेटा, मैं इसको तभी पहचान पाऊंगा जब मैं इसको एक आध बार देखूंगा, तभी पहचान पाऊंगा ना, जब मैं एक आध बार देखूंगा। मैं इसको कभी देखूँ नहीं, सीधा मिले ओ तुझे मैंने कहीं देखा है, ये झूठ बात होती है, प्ले बॉय यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड को, मैंने आपको कहीं देखा है, अबे चला जा, डन, नहीं देखा है उसने कहीं, वो तुक्का भेड़ रहा है, आप फंस भी जाते हो, है ना। हर बार यही होता है बेटा, हर बार यही होता है, इसमें सिर्फ डी वाला ही नहीं बेटा, इसमें सी वाला पॉइंट भी बच्चे मेरे से पूछते हैं। आपने पूछा मुझे अच्छा लगा बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बस वेट करता हूँ कोई पूछे, मैं बस वेट करता हूँ बेटा, आप समझो कि मैं आप सबकी मदर नहीं फादर हूँ। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी दूध नहीं पिलाती बेटा मम्मा, ठीक डन सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या बोला बेटा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, और फिर यहाँ पे क्या बोला, फैक्टर प्राइसिंग। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आनी चाहिए सर, प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब मेरा जो प्रोडक्ट बना है इसकी प्राइस मैं कितनी रखूँ। दूसरा क्या बोला मैंने, फैक्टर प्राइसिंग, मैं उस गुड्स को बनाने के लिए, मैं उस गुड्स को बनाने के लिए जिन जिन फैक्टर्स का यूज करता हूँ उनको किस कीमत पे हायर करूँ। धन बेटा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, मैं इंडस्ट्री को देख ही नहीं रहा, मैं बस अपने पीछे पड़ा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे। अगला सर, इसके बाद मैडम ने पूछा द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ अ पीपल, मैं जिस मार्केट में रहता हूँ, जहाँ पे मेरी फर्म है, वहाँ पे कैसे बच्चे रहते हैं, अमीर या गरीब, इकोनॉमिक्स है ना इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है बेटा, वैसे मैं ऐसा देखता नहीं बेटा, मैं बस इंटेलिजेंट बच्चा और मूर्ख बच्चा देखता हूँ। डन, मैं इंटेलिजेंट को मोस्ट इंटेलिजेंट और मूर्ख को भगा देता हूँ, भाग यहाँ से, मैं उसको इंटेलिजेंट नहीं बनाता बेटा। डन, थैंक्स ब्रो, तू तो बेटा बहुत ही आगे जाएगा, तेरा आगे जाना तय हो गया है। मेरी बात समझे बेटा, चलो सर, मैडम समझे क्या, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, आपकी फर्म जहाँ पे है वहाँ पे रहने वाले लोगों का कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब रिच है कि पुअर है या वेरी पुअर है, अब बताओ, जहाँ पे वेरी पुअर है, बहुत पुअर गरीब आदमी, वहाँ पे मैं बेटा मैं मर्सिडीज का शोरूम खोल लूँ, है ना, मजा ही आ जाएगा ना, नहीं। या फिर जहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पे मैं खोल लूँ, यहाँ पे खटे फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, चलेगी क्या, नहीं चलेगी सर, मुझे सोच के बिजनेस करना पड़ेगा। डन, अगले सर, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि प्रसन्न जी लक्ष्मी नगर चले जाओ, वहाँ पे मार्केट लगे, मैं कहा नहीं, लक्ष्मी नगर में नहीं हो रही पढ़ाई, मैं यहीं पे बनाऊंगा पढ़ाई बेटा। डन, आओ सर, बिहेवियर ऑफ फर्म बेटा, बिहेवियर ऑफ फर्म, आपकी फर्म कैसा बिहेव करती है। मैडम मुझे डर लगता है ना, कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, मैं डर जाता हूँ, कुछ बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं, अगली बार देखता हूँ कैसे करते हैं। तो ये आपका पर्सनल बिहेवियर इसके यहाँ पे स्टडी हो जाए बेटा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री से बिहेव करते हैं उसकी क्या लोकेशन है, क्या आप वहीं पे हो। कायदे से अगर मुझे अपनी फर्म चलानी थी तो मुझे भी लक्ष्मी नगर चले जाना चाहिए, मैं वहाँ पे बच्चे भटकते रहते हैं, हवा की तरह भटकते रहते हैं, अपना दरवाजा खोलो 10 घुस जाएंगे, लगा लो। हाँ ऐसे बच्चे भटक रहे हैं वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता, साइंस वाले भटक रहे हैं वहाँ पे, हमें भी सीए करा लो, और वो बैठ के सीए कर रहे हैं, 25-25 क्लासें निकल जाती है, उनको पता ही नहीं चल पाता, डीआर का मतलब डेबिट था, वो डॉक्टर समझ के पढ़ रहे होते हैं, डॉक्टर कम्स इन डॉक्टर गोज आउट, ऐसा हो रहा है वहाँ पे बेटा, ठीक। वो हंस रही है बच्ची, हाँ सर, चलें सर आगे चलते हैं सर। अब जरा 30th पॉइंट देख लो बेटा, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट
This economic environment represent the overall effect of the innumerable decision made by millions of different consumer and producer। बेटा ये वाली लाइन 29th के लिए आई है बेटा, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्यूमरेबल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मैक्रो स्टडी है, एक इकोनॉमिक की स्टडी है बेटा। डन, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे आज, आप लोग अच्छा बिहेव कर रहे हो। अगला सर पॉइंट नंबर 32 जा रहा है मेरे भाई। वेरी बिजनेस फर्म नीड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। क्या बिजनेस फर्म के लिए माइक्रो की स्टडी नहीं है? है सर, है, लेकिन अगर ये वाली लाइन है कि तो उसमें ये वाला लिखना है, इन विच दे हैव टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो सर, अगर मैं अपनी फर्म के बारे में सोचूं, तो मैंने सोच लिया सर मैं बच्चों को एसी दे रहा हूँ, पंखा दे रहा हूँ, कैमरा दे रहा हूँ, टीवी दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, चाय कॉफी दे रहा हूँ, इवन रात को भी उनसे बात कर रहा हूँ, और बाबू सो गए क्या, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, तो सर इसलिए मैंने अपनी फीस बना दी। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या आपने फीस बनाने से पहले एक बार भी मार्केट की कंडीशन जानने की कोशिश करी? अगर मैंने मार्केट की कंडीशन जानने की कोशिश नहीं करी, मतलब मैंने मैक्रो पार्ट इग्नोर कर दिया। और अगर मैंने मार्केट का पार्ट जानने की कोशिश करी, इसका मतलब मैं मैक्रो की स्टडी कर रहा हूँ। इसीलिए सर यहाँ पे बोला कि मैक्रो की स्टडी इंपॉर्टेंट है, थॉरो स्टडी, क्योंकि वो आपको क्या क्या बताएगी सर? कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट विल बी यूजफुल फॉर द बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन फ्रेमिंग द सूटेबल पॉलिसीज। याद रखना सर, बोला इन्फ्लेशन और दूसरा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सर क्यों? क्योंकि अगर मैंने बिजनेस में जितना पैसा लगाया है, आई नीड रिटर्न। आप देखोगे सर रिटर्न का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। अब आपने सोचा कि बिजनेस में डाल के मैं 100% का रिटर्न लूंगा, सर नहीं मिलेगा। आप पहले उसकी स्टडी करो सर कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अरे पढ़ा था ना गुडविल वाले चैप्टर में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड लगा के मल्टीप्लाई करते थे, फिर निकलता था सर इतना मिनिमम कमाना है, अगर तुम उससे ज्यादा कमाने लग गए तो सुपर प्रॉफिट। द लॉन्ग रन ट्रेंड इन बिजनेस वर्ल्ड आर डिटरमिन्ड बाय प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। अब तो सर ये पक्का वाला लाइन मुझे याद हो गया कि अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखना है बिजनेस का, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी। पक्का समझ में आ गया सर मुझे? बोलो सर समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मेरे नोट्स बहुत इफेक्टिव हैं, बस आपको क्या करना है, इनको कई कई बार पढ़ते रहना बेटा। डन, चलो सर अब आगे चलते सर। अब सर हम अपने उस वाले सेक्शन में आ गए जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। आपके हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट है, या प्रोफेशन है, या थ्योरी है? सर सब है, सर सब है। विश्वास नहीं होता आओ देखो। सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि सर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी है? सर ये साइंस है। मैं कहा कैसे साइंस है? सर साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो बताता है कि ये होगा तो ये होगा, या ये करोगे तो वो होगा, है ना? वो यही तो बताता है। छत से कूदोगे तो क्या होगा? हवा में आ जाओगे ना, बताता है वो। छत से कूदोगे तो हवा में उड़ने लगोगे। डन, साइंस ने बताई मुझे बात। सर ये क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। चेंज नहीं होगी सर, चेंज नहीं होगी। कोई आपको ये कह देना कि नहीं भाई अमेरिका में छत से कूदने पे कुछ नहीं होता, कूद के देख लेना। सर ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द टूल ऑफ डिसीजन science such as mathematics, statistics, and econometric with economic theory to arrive at an appropriate strategy for achieving the goal of business enterprises. डन, समझ में आया? नहीं सर नहीं समझा। अरे एक बार दोबारा पढ़ो ना बेटा, क्यों नहीं आएगा समझ? लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट, अपने अंदर इन चीजों को इंटीग्रेट कर लेता है। दैट टूल डिसीजन मेकिंग साइंस, जो कि साइंस को जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक और इकोनॉमिक की थ्योरीज, टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जैसे साइंस में मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं उनके वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को यूज करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ लेता हूँ। ठीक वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई चीज जाननी है, समझनी है या डिसीजन लेना है, तो सर आप इन टूल्स का यूज करो ना, ये आपको डिसीजन दे देगी। एक बार भी ये नहीं बोला कि सही डिसीजन है, हो सकता है गलत डिसीजन हो, लेकिन सर ये आपको डिसीजन दे देगी। इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड एंड एम्पिरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। शुरुआत में ये आपको मेथड्स बता देती है और ये आपको ना उस टेस्ट से होने वाले रिजल्ट को भी बता देती है। जरूरी नहीं है सही ही हो, लेकिन सर ये मोटा मोटा ये सही होता है सर। दवाई खाने से हम सही हो जाते हैं, कुछ भगवान को भी प्यारे हो जाते हैं, कुछ केसेस में ऐसे तो जनरली दवाई से हम सही हो जाते हैं। चलो सर अगला, अगला देखो सर, इन्होंने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किस नेचर का है? सर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब ये तो बात आपको पता है,
अरे बोलो ना, पता है नहीं पता है? सर पता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी बेटा देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था बेटा, पॉइंट नंबर 32 में देखो हमने क्या पढ़ा था, अरे बोलो। बिजनेस फर्म नीड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस या एनवायरनमेंट। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। लार्जली इस पे, और उस पे कितना मैक्रो पे? अगर इस पे लार्जली है तो उस पे क्या होगा? नहीं सर, उस पे भी लार्जली ही है सर। डन। अब बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न अबाउट achievement of predetermined objectives of his organization so as to ensure the long term survival and profitability functioning of the organization। सर देखो फिर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इन्होंने बोला था लॉन्ग रन ट्रेंड बिजनेस वर्ल्ड में कैसे डिटरमाइंड होते हैं सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब यहाँ पे बेटा कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इन्होंने बोला लॉन्ग रन ट्रेंड इन बिजनेस वर्ल्ड, नॉट योर बिजनेस, नॉट योर बिजनेस। इसने बोला बिजनेस वर्ल्ड में क्या चीज चलेगी ये लॉन्ग टर्म में पता चलता है, और लॉन्ग टर्म में अगर पता लगाना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलेगा। अब इसने क्या बोला सर, इसने बोला अ बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न्ड अबाउट अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल and profitable functioning of the organization. Since business economics is concerned more with decision making problem of the individual establishment, it relies heavily on techniques of microeconomics। मैं बाहर के बारे में तभी सोचूंगा जब मैं पहले अपने आप को तो एस्टेब्लिश कर लूं, इसीलिए ये कह रहा है कि आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मोस्टली कंसर्न्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब आप इसकी लाइन 35 की ABC को चुपचाप अपने से पढ़ो, देखो सब क्लियर होगा, और उसके बाद फिर इसका हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ो। चलो नालायक बच्चों, अभी माइक्रो के बाद देखो मैक्रो। मैं मान गया कि मेरा बिजनेस मेरी वजह से चलेगा, तो मुझे इंटरनली देखने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या सिर्फ इंटरनली देखने से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी सर। तो इन्होंने कहा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। मैंने पूछा कैसे, कहते हैं बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। अगर आप कमरे के अंदर बंद करके सोचोगे बिजनेस हो जाएगा, नहीं होगा सर, बाहर देखना पड़ेगा। अब बिजनेस मैनेजर मस्ट बी एक्विटेंट विथ मैक्रोइकोनॉमिक्स वेरिएबल्स प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर व्हिच इन्फ्लुएंस हिज और हर बिजनेस एनवायरनमेंट। सर अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहे तो आप देखो कि बाहर भी क्या चल रहा है सर। और अगर बाहर देखना है तो इसका मतलब मुझे, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, मैं भूल ही गया बेटा, मैं पढ़ रहा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस का नेचर कैसा है सर? बिजनेस का नेचर आर्ट है, बिजनेस का नेचर माइक्रो है, बिजनेस का नेचर मैक्रो है। फिर एक बात हो गई कि सर बिजनेस क्या है? आर्ट भी है। बस यही मेरे से गलती हो गई थी बचपन में, मुझे आर्ट नहीं आती थी ठीक से, शायद इसलिए बिजनेस में थोड़े से बैकलॉग लग रहे हैं बेटा, है ना। अभी मैं आर्ट सीखूंगा बेटा। क्या आर्ट सीखना है सर? बिजनेस का आर्ट सीखना है क्या? इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। बेटा इसके लिए ना आपके अंदर अपनी एक कला होनी चाहिए, लाइन याद कर लेना बेटा। इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या बोला? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे। क्या करना है? बिजनेस। क्या करना है? बिजनेस। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे। आर्ट भी तो यही है। कोई अगर ये कहता है ना कि नहीं मुझे तो गॉड से गिफ्ट मिला था आर्ट बनाने का, झूठ बोल रहा है। वो बचपन से बनाता होगा इसलिए उसके हाथ में सेट हो गया आर्ट। मैं नहीं बनाता था इसीलिए आर्ट नहीं सेट हुआ बेटा। डन सर। अगला, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी है। It uses the theory of firm and resources allocation in the backdrop of a private enterprises economy। सर ये मार्केट की भी थ्योरी है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी थ्योरी है, क्योंकि प्राइवेट सारे मिला के ही इंडस्ट्री बनती है। अगला, अब सर ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी यहाँ पे अपना आपका मुझे फुल अटेंशन चाहिए बेटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है सर। क्यों है टेक्निकल? देखो ना, बोला प्रैग्मेटिक भी है। प्रैग्मेटिक का मतलब है, क्या आपको ये बात पता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पे बनी हुई है? सर ये बात मुझे बचपन में बताई गई थी कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो एक अजम्पशंस पे बनी हुई है। वो एक कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले कुछ बातें मान लेता है, जैसे कि आपका इनकम बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन आएगी नहीं,
मनी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ये सब मान के भी आपको थ्योरी पढ़ाता है। तो सर मुझे एक बात तो पता चल गई कि अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो इसका मतलब मैं सिर्फ अजम्पशंस मानूंगा, लेकिन बिजनेस अजम्पशंस पे नहीं चलता है, बिजनेस प्रैक्टिकल चीजों पे चलता है। अब एक मिनट सर, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है सेंसिबली एंड रियलिस्टिक इन अप्रोच। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पे होगी, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक बोले तो सर वो सेंसिबल भी है और वो रियलिस्टिक भी है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल। सर मैं ये वर्ड याद रखूंगी, एग्जाम में शायद आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल एंड एनालिसिस इकोनॉमिक फिनोमेना अंडर अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लिए हुए हैं, जैसे हम कैसे मान लेते हैं, अरे मान जाएगी तो बोल तो सही। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अबे चांटा भी पड़ सकता है। डन। अगला, इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन इसके अगेंस्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक in its approach as it tackle practical problems which the firms face in the real world। अब समझ में आया सर, ये क्या है, प्रैग्मेटिक। अब से मुझे कोई पूछेगा ना, कोई भी पूछेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैं बोलूंगा बेस्ड ऑन अजम्पशंस, लेकिन कोई पूछेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, मैं बोलूंगा बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक। अगला, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को बुला लेता है, जैसे कि business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates tool from other discipline। मैं कहा कौन कौन के टूल्स तुम यूज कर रहे हो सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक। आपको ना सब समझ में आ रहा है, बस आपको एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑपरेशन रिसर्च क्या है। ऑपरेशन रिसर्च ना, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे ना, वर्ल्ड वॉर 2, उस समय इस कंसेप्ट को यूज किया गया था। क्या है ये कंसेप्ट बेटा? ये कंसेप्ट ऐसे है कि मान लिया मुझे एक शर्ट स्टिच करनी है। अब आप कहोगे सर वर्ल्ड वॉर में शर्ट थोड़ी ना स्टिच की गई होगी। अरे उसके कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। डन। शर्ट स्टिच करने के 3 स्टेप होते हैं बेटा। सबसे पहले आपको कपड़ा काटना होगा, फिर उसके बाद स्टिच करना होगा, फिर उसको पैक करना होगा। ये काम करेगा ए, ये काम करेगा बी, ये काम करेगा सी। क्या मैं तीनों को सुबह सुबह 9 बजे बुला लूँ? अरे पागल हो क्या सर? सर इसको मैंने बुलाया ए को, भाई तू 9 बजे आ जाइयो। इसको कितने बजे बुलाऊं? 12 बजे। इसको कितने बजे बुलाऊं? 3 बजे। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको 9 बजे बुला के 12 बजे छुट्टी दे दूंगा, इसको 12 बजे बुला के 3 बजे छुट्टी दे दूंगा, इसको 3 बजे बुला के 6 बजे छुट्टी दे दूंगा। मेरी बात समझे क्या? मतलब मैं तीनों लोगों को फुल टाइम के लिए हायर नहीं कर रहा, मैं तीनों को किस काम के लिए हायर कर रहा हूँ बेटा? पार्ट टाइम के लिए। अभी समझा? ये है सर ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इस तरीके से काम करता है बेटा। डन। चलो आगे। फिर अब अभी आप अगर ये सोचने लगे सर फिर ए का क्या होगा बेचारा, 12 बजे से क्या करेगा? देखो अगर ऐसे आप सोचते हो ना, इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो। अरे वो अपनी, मुझे क्या मतलब है भाई, हम तो उसको 9 से 12 के लिए बुलाएंगे, उसके बाद तुझे जो करना है कर। ठीक। आओ सर अगला। अब सर यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट करके नहीं लाया बेटा, देखना सर। एक है सर नॉर्मेटिव इन नेचर। एक मिनट सर, लेकिन आपको पता है ना कि दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव इन नेचर और नॉर्मेटिव इन नेचर। पॉजिटिव इन नेचर क्या होता है, नॉर्मेटिव इन नेचर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये आपके 11th क्लास के पहले चैप्टर में भी था, पहले चैप्टर में भी था। अब आप वहाँ पे पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी ना, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ बेटा। क्योंकि बच्चे ने मुझे कह दिया सर हम तो ऑनलाइन पढ़े थे, इसकी ऑनलाइन की पढ़ाई याद नहीं है, लेकिन सारी बंदियों के नंबर याद हैं इसको ऑनलाइन वाले, और वो कब कब ऑनलाइन होती है इसको ये भी याद है। तो इसीलिए आप एक बार इसको देखो, फिर मैं आपको। नालायक बच्चों, अच्छा लगा कि आप लोगों ने टाइम दिया और पढ़ा। मैं फिर से इसको एक बार दोबारा से बताता हूँ बेटा। देखो अगर इसको एक वर्ड में याद रखना है तो मुझे कैसे याद रखना है सर? कैसे याद रखना है? पॉजिटिव का मतलब व्हाट इज, क्या है, और सर नॉर्मेटिव का मतलब क्या होना चाहिए। सर यहाँ पे हम लोग आज की बात करते हैं, आज की बात, और यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की बात। सर डॉक्टर का पर्चा क्या होता है? सर डॉक्टर जो पर्चा बना के देता है उसमें दवाइयाँ लिखता है ना, कहता है आपको ऐसी खानी चाहिए। हम खाते नहीं खाते वो अलग बात है, लेकिन वो तो अपना प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है सर, इसीलिए नॉर्मेटिव भी है प्रिस्क्रिप्टिव भी है। चलो सर एक बार इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं। सर समझ में तो सब आता है बेटा, पक्का पक्का आएगा, आप घर जाके भी एक बार रिवाइज करते रहना बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इसमें 100 नंबर लाना बहुत आसान है बेटा। अब पॉजिटिव या प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक बात है, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था साइंस के केस में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, और जिसने क्या बात बोली थी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सर इसका मतलब उसने स्टेब्लिश करके दे दी है ना चीजें, ये है। अब पॉजिटिव या प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन एन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। लेकिन ये आपको कभी जज नहीं करेगा,
ना कोई जजमेंट देगा, बस ये बता देगा देख सुनो सुन ये गधा नालायक है, डन, ये बता देगा। लेकिन सर ये क्या कहता है, एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट कह रहा है, मेरे नहीं ना आपके, एज अगेंस्ट दिस अ नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। लेकिन नॉर्मेटिव आपको जजमेंट देता है। सर दोबारा देखा ना, इन अदर वर्ड इट स्टेट व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एंड नॉट ऑट टू बी। ये ऑट टू बी की बात नहीं करता, इसको काट दो, लो मैंने काट दिया। ये सिर्फ क्या बोलता है, व्हाट इज, क्या होना क्या है। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। आगे दिखाओ सर, इन अदर वर्ड इट इज डिस्क्रिप्टिव, और वो क्या था, प्रिस्क्रिप्टिव। ओ तरीके से अभी पक्का पक्का याद रखो, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर in the sense that it describes the economic behavior of an individual or society without prescription about the desirability of other of such behavior। लेकिन ये क्या कहता है, welfare consideration are embedded in normative science। अब सर यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स, ये देखो बेटा, देखो आपको ना यहाँ पे हर एक वर्ड में आपको इज एम मिल जाएगा सर, इज एम आर, और सर यहाँ पे हर एक वर्ड में आपको मिलेगा शुड, ऑट, इस तरीके के वर्ड। देखो सर दिख रहा है क्या, बहुत मेहनत से बेटा नोट्स बनाए मैंने, बहुत मेहनत से बेटा, दिख गया क्या, अरे बोलो, समझ में भी आया। चलो सर हमने कितने कर लिए सर, आज की क्लास तक में हमने 41 पॉइंट्स तक कर लिए बेटा, डन। चलो सर आज की क्लास यहीं तक, मैं ये नोट सब आपको शेयर कर रहा हूँ, घर जाके सिर्फ और सिर्फ ये 41 पॉइंट्स ही एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार भी टाइम मिले पढ़ लेना बेटा। इसको अपने मोबाइल में रखना, जब भी इंस्टा चलाने का मन करे इसको चला देना बेटा। मुझे नहीं पता ये उतना मजा देगा कि नहीं देगा, लेकिन जनवरी फरवरी में आपको इसका मजा जितना आएगा उसका मजा कभी नहीं आएगा बेटा, ठीक। चलो सर थैंक यू।